हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव इंगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अध्ययन यूपीएससी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से इस वीडियो का पार्ट वन देख लीजिए। वीडियो का जो पार्ट वन है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले हम शुरू करें हमारा आज का सेशन, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेके तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इस वीडियो के पार्ट वन में डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में जो कंपनी रूल के टाइम इंडिया में आए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और उनके सेलियंट फीचर्स के बारे में जो क्राउन रूल के टाइम इंडिया में आए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्ट्स की ओर। जो सबसे पहला एक्ट क्राउन रूल के टाइम इंडिया में आया दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में उसको एबॉलिश कर दिया गया और इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई क्राउन रूल की। अब इसके बाद से इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गई। इस एक्ट के बाद इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई गई। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि वो कौन सी चेंजेस थी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाई गई। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइसरॉय के साथ साथ एक और ऑफिस की क्रिएशन की गई एंड दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ही वॉज ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर और ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था ये। अब इसके बाद से क्या था, जो वाइस रॉय था ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हिज एक्शन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश क्राउन को फॉर हिज एक्शन। तो इस तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या जो ब्रिटिश क्राउन था वो अब इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन पे एक कंट्रोल करने लगा थ्रू दीज टू ऑफिसर्स। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की गई जिसमें 15 मेंबर्स थे। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का, इस एक्ट के बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे वीडियो के पार्ट वन में, जो कंपनी रूल के टाइम इंडिया में स्टैब्लिश किए गए थे, अब इनको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो एक्ट आया दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में बात की गई इंडियन रिप्रेजेंटेशन की। तो ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा होने जा रहा था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या थे? जैसा कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो इनमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही थी। बट जो मेंबर्स इन इंस्टीट्यूशंस में आए वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ हमारा क्या मतलब है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ हमारा मतलब है कि ये मेंबर्स वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं थे। तो इनमें शामिल थे इंडियन सोसाइटी के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, जैसे कोई प्रिंसली स्टेट का प्रिंस था या जमींदार था या लॉयर थे या इसी तरह के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग। तो शुरू में 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली इन काउंसिल्स में। अब उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की गई सेंटर लेवल पे और प्रोविंसेस लेवल पे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर आपको याद होगा तो हमने इस वीडियो के पार्ट वन में डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का काम था लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। तो इस तरह की काउंसिल्स की
दोनों लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट की गई, फिर वो चाहे सेंटर लेवल था चाहे प्रोविंसेस लेवल था। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि इस एक्ट के बाद पोर्टफोलियो सिस्टम की इंट्रोडक्शन हो गई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम में डिपार्टमेंट्स को बांट दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट डे में हम लोग बात करें तो हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री है जो डिफेंस से रिलेटेड काम करेगी, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट काम थे उनको बांट दिया गया। तो अगर इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करें तो ऐसा कुछ हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में देखने को नहीं मिला था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम को हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, वहाँ पे सारी पावर एक सिंगल अथॉरिटी के पास जाके कॉन्सेंट्रेट की जा रही थी, और वो सिंगल अथॉरिटी थी गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं ये लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पावर की, और ये जो प्रोसेस है ये सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस एक्ट में जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो शुरू हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो इस एक्ट में उठाया गया वो ये था कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रोविंसेस थी वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स उनसे ले ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, अब वो पावर्स को रीस्टोर कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के। फिर जो एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे उनको एनलार्ज कर दिया गया। किस तरीके से उनको एनलार्ज कर दिया गया? उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? इंडियंस। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी उनको बढ़ा दिया गया, बट एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो मेजॉरिटी में थे और वो मेजॉरिटी में रहेंगे। अब ना सिर्फ इन काउंसिल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया, इनके कुछ फंक्शंस को भी बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद जो काउंसिल के मेंबर थे वो बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते थे बजट को रिलेटेड। अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बजट पास किया जाता था तो जो मेंबर्स थे उनके पास पावर नहीं थी उसको क्वेश्चन करने की। हालांकि अब भी जो पावर थी वो लिमिटेड थी, बट अब इसके बाद वो कुछ पॉइंट्स पे, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे क्वेश्चन पुट कर सकते थे। फिर जो एक्ट आया दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, और ये जो एक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दो नाम है, जो पहला नाम है मोरले और दूसरा नाम है मिंटो। इस तरह के और भी एक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हर कंडीशन में क्या होता है, जो पहला नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रहेगा और जो दूसरा नाम है वो हमेशा वाइसरॉय का रहेगा। तो जिस टाइम ये एक्ट आया उस टाइम मोरले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट में क्या किया गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नाम को चेंज कर दिया गया। अब उसका नाम हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया, उसकी मेंबरशिप को भी बढ़ा दिया गया, उसकी मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। पहले उसमें 16 मेंबर्स थे, अब इस एक्ट के बाद से उसमें 60 मेंबर्स थे। तो मेंबर्स को बढ़ा दिया गया फ्रॉम 16 टू 60। अब जो अगला पॉइंट है वो इस एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि इस एक्ट में एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। तो हम देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। अब ये जो कम्युनिटी है ये रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, एक कास्ट की कम्युनिटी हो सकती है, जेंडर कम्युनिटी हो सकती है, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी भी हो सकती है। बट इस केस में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, यहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो
रिलीजियस कम्युनिटी थी। तो इस केस में क्या होना था, अगर मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करता, इलेक्शन के लिए जाता, तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। तो यहाँ से कम्युनलिज्म की शुरुआत हो गई इंडिया में। तो इस वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि हु वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड मिंटो। अब जो लास्ट पॉइंट है इस एक्ट का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या था कि फर्स्ट टाइम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही थी। तो आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि हमने पहले भी बात की थी कि एक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिली थी इंडियंस को, तो बिल्कुल हमने बात की थी कि 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली थी, बट वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इसको ध्यान से देखिए, इससे पहले इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन मिली थी। अब जो रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन who got membership in Viceroy's Executive Council? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी पहले ऐसे इंसान बने जिनको मेंबरशिप मिली वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उन्होंने ज्वाइन किया एज ए लॉ मेंबर। अब जो एक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट को मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 नाम है। जो पहला नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रहेगा, और जो दूसरा नाम है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया का होगा। इस एक्ट में क्या किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। सब्जेक्ट्स के साथ हमारा यहाँ पे मतलब है डिपार्टमेंट्स। तो कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए और कुछ डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए गए, जिनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कहा जाता था। अब इसके बाद से जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे उस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ऐसा प्रेजेंट टाइम में भी होता है। जो कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे अभी होते हैं उन पे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पे देखो तो फॉरेन अफेयर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। और कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, जैसा एग्रीकल्चर, आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट होते हैं जो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। तो इसी तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरीज में, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक डुअल गवर्नेंस की स्कीम को लॉन्च कर दिया गया इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और इसको वो कहा जाता था डायरकी। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया 2 कैटेगरीज में। एक तो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब इनमें क्या डिफरेंस था, इनमें ये डिफरेंस था कि जो गवर्नर था प्रोविंस का, अगर वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कोई डिसीजन लेता था तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब देना पड़ता था। बट अगर रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर वो कोई डिसीजन लेता था तो ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर का पूरी तरह से कंट्रोल था, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर उसका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। इस एक्ट का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एट सेंटर। तो अब हम देखेंगे कि बाईकैमरलिज्म क्या होता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस का होना। तो अब लेजिस्लेचर को 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया। एक तो था लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के 140 मेंबर्स थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के 60 मेंबर्स थे। प्रेजेंट टाइम में भी हमारी जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें बाईकैमरलिज्म है, उसके 2 हाउसेस हैं। तो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। तो ये जो फीचर है बाईकैमरलिज्म का, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही अडॉप्ट किया है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है,
डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दी गई इस एक्ट में। हालांकि जो इलेक्शन थी इस टाइम की वो प्रेजेंट डे की इलेक्शन की तरह नहीं थी, क्योंकि आजकल इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, मतलब कोई भी सिटीजन जो 18 से ऊपर है वो वोट कर सकता है। बट इस टाइम पे जो वोटिंग राइट थे वो लिमिटेड सिटीजन्स को मिले थे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिले थे। इवन women were not given the voting right at this point of time. अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया गया, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 6 मेंबर्स थे, और इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस बनाने थे, राइट। मतलब 6 टोटल मेंबर्स थे और 6 में से 3 मेंबर्स इंडियंस होने थे। बट एक कंडीशन यहाँ पे थी कि जो कमांडर इन चीफ है वो इंडियन नहीं होगा। कमांडर इन चीफ के अलावा जो बाकी मेंबर्स थे 3 वो इंडियंस हो सकते थे, बट कमांडर इन चीफ इंडियन नहीं होगा। और जो लास्ट पॉइंट है इस एक्ट का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट में की गई। तो ऑब्वियसली दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। देन द नेक्स्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इस एक्ट में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, जिसमें प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उस फेडरेशन की यूनिट्स होने वाली थी। तो फेडरेशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट मैं अभी आपको एक क्विक डेफिनेशन बता दूं कि फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो प्रेजेंट टाइम में भी जो इंडियन फेडरेशन है उसकी जो यूनिट्स हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो उसकी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे जब बात की गई ऑल इंडिया फेडरेशन की, ये एक प्रपोजल था, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स। ये कभी ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में नहीं बन पाई। तो किस तरह से डिवीजन ऑफ पावर की गई, डिवीजन ऑफ पावर कर दी गई बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट। और वो कौन सी 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंटर के कंट्रोल में थे, और जो प्रोविंशियल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस के कंट्रोल में थे या गवर्नर्स के कंट्रोल में थे। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इसके ऊपर दोनों का कंबाइंड कंट्रोल था। तो इसी तरह से जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंटली भी हमारे पास 3 लिस्ट रहती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कंबाइंड कंट्रोल होता है सेंटर और स्टेट का। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 3 लिस्ट्स आई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, इन तीनों लिस्ट में कितनी आइटम्स थी। तो जो सबसे पहले फेडरल लिस्ट थी उसमें 59 आइटम्स थी, और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें 54 आइटम्स थी, और कॉन्करेंट लिस्ट में देयर वर 36 आइटम्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डायरकी थी प्रोविंसेस की उसको एबॉलिश कर दिया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले एक्ट में कि प्रोविंसेस में डायरकी की इंट्रोडक्शन की गई, अब उस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंसेस जो थे वो ऑटोनॉमस हो गए। अब वो डिपेंडेंट नहीं थे कुछ चीज़ों पे सेंटर के ऊपर। प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, बट सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो जो 11 प्रोविंसेस थे टोटल उस टाइम में, उन 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब हमने अभी देखा पीछे कि 2 हाउसेस का होना लेजिस्लेचर में। और वो 6 कौन सी प्रोविंसेस थी जिनमें बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, देवर असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। देन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या किया गया, एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट था, अब फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, और काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में।
ये एक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये एक्ट हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। और अगर सेलिएंट फीचर की बात करें इस एक्ट की, सबसे पहले तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश रूल था उसको एबॉलिश कर दिया गया इंडिया से, और इंडिया की पार्टीशन कर दी गई इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। वो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्या थी? डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि 2 अलग से कंट्रीज बना दी गई, इंडिया और पाकिस्तान, और पावर को ट्रांसफर कर दिया गया टू दीज 2 न्यूली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। अब इसके बाद क्या था, जो ऑफिस था वाइसरॉय का उसको भी अबॉलिश कर दिया गया और एक नए ऑफिस की क्रिएशन की गई, गवर्नर जनरल। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का अपना एक गवर्नर जनरल था। इस गवर्नर जनरल का क्या काम था? इस गवर्नर जनरल का काम था कि जब तक इन डोमिनियंस की गवर्नमेंट नहीं बन जाती, ही विल एक्ट एज द हेड ऑफ दीज 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। और अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और अगर इंडिया की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन कंटिन्यूड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्दर इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी उनको पावर दी गई कि अब आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो और अडॉप्ट कर सकते हो। अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ? प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में कि प्रिंसली स्टेट का क्या हुआ, कौन सी प्रिंसली स्टेट ने कहाँ ज्वाइन किया। मेरा पर्पस था आपको एक ओवरव्यू देना उन एक्ट्स के बारे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में लाए गए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।